आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस के बारे में क्या है? इट इज़ हार्ड टू डिटरमाइन एटॉमिक रेडियस। इट इज़ वेरी स्मॉल विथ नो शेप्ड बाउंड्रीज। ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस आर इन बाउंडेड स्टेट। सो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि क्यों ये हार्ड है? क्योंकि इसकी कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं है। तो नापेंगे तो नापें कहाँ से? यही तो बात हो जाती है। द एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस आर फाउंड इन बॉन्डेड स्टेट। देखो, और ऐसा भी नहीं कि सिंगल मिल रहा है, सिर्फ नोबल गैस है जो सिंगल मिल रहा है तो डायरेक्ट मेंशन हम नाप लें। और ऐसे ये क्या हो रहा है कि बॉन्डेड स्टेट में और बॉन्डेड है और इसके बाउंड्रीज भी डिफाइन नहीं है, तो डबल परेशानी हो गई। देखो ये तो हमें मिल गया ये, फिर भी हम निकाल देते हैं अंदाजे से। आर ए इज इक्वल टू डी ए, दोनों के बीच का डिस्टेंस बाई 2। देख ही सकते हैं, आप तो समझदार है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू टाइप ऑफ रेडियस। टाइप ऑफ रेडियस में कौन सा आता है? कोवलेंट रेडियस है। कोवलेंट रेडियस किसके बीच में? जनरली नॉन मेटल्स के बीच में। नॉन मेटल्स का हमने देखा था कि ये वाला पूरा मेटल्स, ये भी पूरा मेटल्स, और इनफैक्ट पी ब्लॉक भी जो है मोस्ट ऑफ पूरा मेटल से ही बना हुआ है। तो बहुत कम थे नॉन मेटल्स, तो वो जो नॉन मेटल्स बचे हुए हैं, और नॉन मेटल्स कहाँ से बचे हुए थे? कहे शिवजी वाले से बचे हुए थे। तो कार्बन, ब, क, न, ओ, फ, और इसके नीचे ये हेलोजन सारे के सारे नॉन मेटल हो गए। और क के नीचे तो कुछ नहीं, नेपाल, पाकिस्तान, एन पी, ब, क, न, ओ, फ, यानी एस, एस, सी। तो बस इतने से हैं ये नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कह देते हैं। The half the distance between interequilibrium distance of two covalent bond is known as covalent radius, which generally constant SBCR, सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस। तो हम इसको प्रेफर करते हैं, सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस को, टू टेक आउट द बॉन्ड लेंथ। क्यों? ऑफ कोर्स फॉर द ऑब्वियस रीजंस। और O2 तो इसमें से ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा बेस्ट रहेगा, तो ये वाला बेस्ट होगा। So let's move on to metallic radius. Metallic radius generally between metals. The half of the intermolecular distance between two metallic bonded species is known as metallic radius. इसके बीच में कोई ओवरलैप नहीं होता है, जबकि कोवेलेंट वाले में ओवरलैप होता है। कुछ इस तरह से दिखते हैं, विदाउट एनी ओवरलैप। थोड़ा सा डायग्रामेटिक मिस्टेक, बट विदाउट एनी ओवरलैप। और ये भी था फिर एक चौरस या कर्नल वाला स्ट्रक्चर था जो एनसीईआरटी में दे रखा है। मेटालिक बॉन्ड क्रिस्टल, दैट इज वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल आर ऑफ वंडरवॉल। तो वंडरवॉल किसके होते हैं? फॉर नोबल गैसेस। द हाफ द इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड स्पीशीज। नॉन बॉन्डेड इज द की, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो नोबल होते हैं वो नॉन बॉन्डेड होते हैं। तो आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि नॉन बॉन्डेड है। तो फॉर श्योर एक चीज़ तो हमें इससे साफ साफ पता चल रही है बाय लॉजिक कि आर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा आर ऑफ मेटालिक होगा, उससे भी ज़्यादा आर ऑफ वंडरवॉल होगा, नॉन बॉन्डेड। एंड देन लेट्स मूव टू आयोनिक रेडियस। व्हाट इज आयोनिक रेडियस? तो आयन में क्या होता है? कैटायन होते हैं, एनायन होता है। वेरी सिंपल, लाइक दिस इज द कैटायन, दिस इज द एनायन। एंड अगेन, अगर जो पेरेंट है, जैसे एनायन बना पेरेंट से, तो उसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है फॉर श्योर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है, एक इलेक्ट्रॉन आया तो उसका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, रेडियस इफेक्टिवली बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव घट जाता है। हमने वो फॉर्मूला भी देखा था, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव बाय नेगेटिव चार्ज, और रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, तो फॉर श्योर। And some illustrations about it. If an atom is radius दे रखा है, ओके, देन द ए नेगेटिव, तो फॉर श्योर इससे बड़ा ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन इससे बड़ा है? मोर देन, तो श्योर। राहुल गांधी remembered three radius of first element, this value deserve to be reached। अगे अब हमें अंदाज़ा ही लगाना है, तो सबसे ज़्यादा तो देखो वंडरवॉल ही होगा। फिर लगाओ तो कौन? मेटालिक या कोवलेंट? तो पता होगा मेटालिक में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो मेटालिक बड़ा है, बाकी सबसे छोटा कोवलेंट। जस्ट बाय यूजिंग माइंड। यहाँ पे गलत लिखा है मैंने, आर ऑफ कोवलेंट से ज़्यादा आर ऑफ मेटालिक होता है फॉर श्योर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट? रेडियस। लेफ्ट से राइट जाते हैं साइड इफेक्टिव बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस घटता है, तो ये तो पता ही होगा। यहाँ से यहाँ जाने पे रेडियस डिक्रीज होता है, यहाँ से जाने पे शेल्स इंक्रीज होते हैं। तो इसका रीज़न होता है शेल इंक्रीज होना, इसका रीज़न होता है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो रेडियस इफेक्टिव भी कम हो जाते हैं। शेल ओके, जेड इफेक्टिव। इन द आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम ये लगाएंगे डिफरेंट स्पीशीज बट सेम इलेक्ट्रॉन जब आ जाएगा तब भी हम ये लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो जाता है कि डिफरेंट स्पीशीज विद सेम इलेक्ट्रॉन में जो स्पीशीज एक्चुअली छोटी होनी चाहिए वो बड़ी हो जाती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में यही हो जाता है, फिर तो तुम आगे देखोगे। इसके अलावा सेकंड पीरियड में अगर हम थोड़ा सा कर दें तो ये देखो, ये तो एस वाले मेटालिक हो गए।
कोवलेंट ये पी ब्लॉक वाले हो गए, और एक तो वंडरवॉल। तो देखो ये तो ट्रेंड मस्त चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन की तरह देख सकते हो कि रेडियस ऑफ वंडरवॉल हो जाता है, क्योंकि एनी का तो सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाता है। कॉमन रेडियस वी कैन टेक, एनसीईआरटी क्या कह रही है, वी कैन टेक एनी रेडियस एज कॉमन रेडियस, बट सिंस इनर्ट गैस आर नॉन बॉन्डेड टेकिंग आर मेटेलिक आर नॉट गुड, आर डब्ल्यू शुड बी टेकन एज कॉमन रेडियस। तो क्योंकि इनर्ट गैस नॉन बॉन्डेड होते हैं, इसीलिए मेटेलिक कह रहा है कि लेने का तो कुछ भी ले लो, लेकिन सबसे अच्छा ले सकते हो तुम तब जब वंडरवॉल लो, क्योंकि वंडरवॉल वाला जो होता है वो नॉन बॉन्डेड होता है। तो काइंड ऑफ इक्वालिटी आ जाती है, एनसीईआरटी टिपिकल लॉजिक। कॉमन रेडियस आर ऑफ वंडरवॉल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव फॉर श्योर। ओके, तो फिर ये हो जाएगा, अगर हम कॉमन रेडियस लेंगे तो फिर ये कतई खाटी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि सबका हमने वंडरवॉल रेडियस लिया है। तो क्या लिखा, प्रीफर फर्स्ट वन, दैट इज कि ये वाला, व्हेन नथिंग मेंशन बाय डिफ़ॉल्ट, हम तो यही मानेंगे, एक्सेप्शन जो बोल दो। द सॉलिड अगर एकदम तुमको दे दिया कि नहीं कॉमन रेडियस करके ही बता दो, तो ये ले लो ट्रिक क्वेश्चन। NaMgAl is a मेटालिक रेडियस, NaMgAl मेटल्स, कोवलेंट रेडियस। थर्ड पीरियड की बात कर दी, एक ही बात है। लगाई दी है